हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है फाइबर टू फैब्रिक। तंतुओं से वस्त्र कैसे बनते हैं इसके बारे में हम जान रहे थे। कल हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जाना था कल के सेशन में कि जब पुराने जमाने में लड़ाई होती थी तो योद्धा लोगों के लिए आर्मर्स बनाए जाते थे। वो किसी कपड़े से नहीं बनते थे, बल्कि पुराने जमाने में जो युद्ध होते थे, जो लड़ाई होती थी राजाओं के बीच में, तो उस टाइम पे गोली या बारूद नहीं होता था। हथियार के तौर पे तलवारें इस्तेमाल होती थी। तो तलवारों से या तीरों से चोट ना लगे तो उससे बचने के लिए योद्धाओं को आर्मर्स पहनाए जाते थे। वो आर्मर्स जो है वो मेटल के यानी धातु का बना हुआ होता था और धातु के छोटे छोटे गोलों को मेटल वायर्स से बाइंड करके आर्मर्स बनाए जाते थे। तो हमने एक जैसे कहते हैं वस्त्र की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी वस्त्र की तरह ही प्रोटेक्शन के लिए सामने की तरफ लगाया जाता था, चेस्ट के सामने, ताकि तलवार और तीर के वार से योद्धाओं की रक्षा हो सके। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी कपड़ों की यात्रा को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, ये थे आपके योद्धाओं को पहनाए जाने वाले आर्मर्स, जो आपको वॉरियर्स को उन जो हथियार होते थे स्वॉर्ड्स और एरोज, उनसे रक्षा के लिए पहनाए जाते थे। ये जो थे ये मेटल बॉल्स होती थी छोटी छोटी, उनका वायर से बांध करके फिर इस तरीके के कपड़े तैयार किए जाते थे, जिसको आगे की तरफ बांधा जाता था ताकि उन योद्धाओं के शरीर की तलवार या तीर के वार से रक्षा हो सके। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्लोथ हुआ जिसमें किसी कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि धातु का इस्तेमाल किया गया। योद्धाओं की ढाल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया। कल हमने कॉटन के बारे में जाना कि कॉटन क्या है। एक सॉफ्ट फाइबर है जो आपका कॉटन प्लांट से मिलता है। ये पूरे विश्व में इसकी खेती की जाती है और इसके कल्टीवेशन के लिए, इसकी खेती के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो क्या है, काली मिट्टी होनी चाहिए और वार्म क्लाइमेट यानी कि गर्म वातावरण भी होना चाहिए। कॉटन जो है प्राइमरीली भारत देश में, आंध्र प्रदेश में कल्टीवेशन होता है इसका, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। कॉटन जो है वो आपका कॉटन प्लांट का फ्रूट है और जैसे ही फ्रूट मैच्योर होता है ये बॉल बर्स्ट हो जाती है और कॉटन सीड्स जो है वो कवर हो जाती हैं कॉटन फाइबर्स। फिर आप उसको देख सकते हैं। कॉटन जो है उसको धागे बनाने के लिए यूज किया जाता है और उन्हीं धागों से कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो पहले जरूरत है कि कॉटन सीड्स जो हैं उनको कॉटन फाइबर से अलग किया जाए। इस प्रक्रिया के लिए गिनिंग की प्रोसेस होती है और इस तरह से कॉम्बिंग की प्रोसेस होती है, जिससे आप कॉटन के फाइबर्स से बिनौलों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉटन का खेत दिखाई पड़ता है जब सीड्स मैच्योर हो जाते हैं और फट जाते हैं। तो जिस तरह से कॉटन फाइबर्स दिखाई पड़ने लगता है खेत में, वो एक ऐसा लगता है, कॉटन फील्ड लुक्स लाइक अ स्नो कवर्ड रीजन। ऐसे लगता है कि बर्फ से ढका हुआ है वो रीजन, जहाँ पे कॉटन जब ये टाइम आता है जब हार्वेस्टिंग के लिए वो रेडी हो जाता है। आगे बात करते हैं। कल हम बात कर रहे थे बच्चों कि कॉटन वो प्रोसेस जिसमें फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, द प्रोसेस बाय विच यार्न्स आर ऑब्टेन। जब फाइबर से उसको धागे के रूप में बदल दिया जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पिनिंग। क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पिनिंग, है ना। तो पहले हमने बात कर ली थी कि कुछ प्लांट फाइबर्स होते हैं, कुछ एनिमल फाइबर्स होते हैं। प्लांट फाइबर्स में हमने कॉटन की बात करी थी, प्लांट फाइबर्स में हमने कॉटन की बात करी, जूट की बात करी। एनिमल फाइबर्स में हमने सिल्क की बात करी। एनिमल फाइबर्स में हमने वूल की बात करी, ऊन की। ये सभी एनिमल फाइबर्स होते हैं। हमने बात करी थी तकली की। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम छोटे थे तो क्लास 5th में तकली से धागा बनाने की जो प्रक्रिया थी वो सिखाई गई थी और उससे धागा मतलब मैंने खुद बनाया था। तो
पता नहीं इस टाइम करते हैं कि नहीं। ये आपका तकली है, तकली। इसमें क्या होता है, एक लंबी सी डंडी होती थी और नीचे की तरफ ऐसे छोटा सा इसमें घुमा घुमा के जो रुई थी, रुई से धागा बन सकता था। तो ये थोड़ा सा, ये बहुत पुराने टाइम की प्रोसेस रही होगी। उसके बाद चरखा अस्तित्व में आया और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी, ये क्या करते थे, ये चरखे से जो सूत काटते थे, उसी से जो धोती बनती थी उसी को वो पहनते थे। जीवन पर्यंत उन्होंने अपने ही बनाए गए कपड़ों को पहना, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिस्करेज करा भारत देश के नागरिकों को, क्या कि जो ब्रिटेन की मशीन से बन करके कपड़े आ रहे हैं उनको आप मत खरीदिए। विद द हेल्प, he discouraged Indian people from buying the clothes produced in Britain with the help of machines and asked them to wear clothes made of khadi, homespun cotton. खादी का मतलब होम स्पन कॉटन, जिसकी स्पिनिंग घर में की गई हो, चरखा के द्वारा की गई हो, क्योंकि उस टाइम पे चरखा अस्तित्व में आ चुका था। अब यही स्पिनिंग की प्रोसेस मशीन से की जाती है, जो कैसी है, जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है। दीज मशीन्स आर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट। तो मशीनों से जो कताई होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है। अब अगर हम बात करें दूसरे प्लांट फाइबर की, जिसे हम कहते हैं जूट, दूसरा प्लांट फाइबर जिसे हम कहते हैं जूट। तो जूट क्या है? जूट इज अ फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट। जूट एक ऐसा फाइबर है जो आपको जूट प्लांट से मिलता है। जूट प्लांट क्या है? इट इज सॉफ्ट एंड शाइनी एंड कैन बी स्पन इनटू थ्रेड्स लाइक कॉटन। जैसे कॉटन से धागे बनते हैं उसी तरह से जूट से भी धागे बन सकते हैं। लेकिन जूट से धागे बनने के लिए उस प्लांट के साथ दूसरी प्रोसेस करनी होती है। लाइक कॉटन, जूट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट। लेकिन जैसे कॉटन है, कॉटन आपका कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है, लेकिन जूट जो है वो कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है। तो जूट है वो जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है, यानी कि जो तंतु हमें जूट का मिलता है उसके लिए हमें उस जूट प्लांट के तने का इस्तेमाल करना होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जूट प्लांट का जो तना है वो यूजेबल पार्ट है उसका, उसी से हम तंतु पाते हैं और उसी से धागे भी बनते हैं। जूट के बैग्स आप सभी ने देखे होंगे, या रस्सी बनती है तो वो जो है वो एक पेड़ का तना होता है, उससे ये जूट प्लांट से रस्सी वस्सी बनती है या उससे ये धागे बनते हैं। तो भारत देश में जूट जो है वो मेनली कहाँ पे कल्टीवेटेड होता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में। ये जो क्षेत्र हैं हमारे देश के, इसमें जूट का कल्टीवेशन यानी जूट की खेती होती है बड़े पैमाने पर, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और आसाम में। तो इसीलिए बंगाली बैग्स, जूट के बने हुए सामान, बिहार से जूट के बने हुए सामान और आसाम में जूट के बने हुए सामान बहुत ज्यादा पैमाने पर मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। अब जूट प्लांट से जूट कैसे निकलता है? When the jute plant is in flowering stage, जब जूट प्लांट के अंदर फूल आ रहे होते हैं तो वो समय होता है, उस समय पे इसको हार्वेस्ट किया जाता है, उस समय पे इसको काट लिया जाता है, इसके पेड़ों को। आफ्टर हार्वेस्टिंग इट्स स्टेम्स आर केप्ट सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो जो जूट प्लांट होता है उसको जब उसमें फूल आ रहे होते हैं उस समय पे काट लिया जाता है। काटने के बाद उसको कुछ दिनों तक पानी के अंदर भिगा करके छोड़ दिया जाता है ना। और इस पीरियड में क्या होता है? इस पीरियड में द स्टेम ऑफ द प्लांट रॉट्स एंड द फाइबर्स रिमेन। अब उस समय क्या होता है कि जो उस प्लांट की स्टेम होती है वो तो घुल जाती है, हम कहते हैं मतलब जैसे सड़ जाती है, आउट हो जाती है, लेकिन उसमें जो फाइबर है, फाइबर सड़ता नहीं। तो फाइबर क्या होता है, उस स्टेम में जो फाइबर होता है वो बचा रह जाता है, ठीक है, वो बचा रह जाता है। कई दिन भिगाने के बाद फाइबर्स बचे रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है
The process by which fibers are obtained from the stem of the plant is known as retting. उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग। उसमें पीट करके उन फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है, क्लीन कर लिया जाता है उसको। उसके बाद these fibers then be separated from the non fibrous matter by hand। हाथों से ही ये काम करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, फाइबर जो है वो जो बाकी का तने वाला पार्ट है उससे फाइबर को अलग कर लिया जाता है। पहले रेटिंग की जाती है तो फाइबर को अलग करते हैं और उसके बाद उसको हाथ से अलग किया जाता है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्राइपिंग। ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जूट का प्लांट है। जब इसमें फूल आने लगता है, जिस समय पे इस जूट प्लांट के अंदर फूल आने लगते हैं, उस टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है और खेत में ही या किसी जगह पे पानी भर के गट्ठरों में बांध के इसको इस तरह से भिगा दिया जाता है। कई दिनों तक ये पानी में पड़ा रहता है और उसके बाद फिर इससे जूट का फाइबर जो है वो निकाल लिया जाता है। अब फाइबर को जब हम हाथों से अलग कर लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्ट्रिपिंग। उसको हम स्ट्रिप के द्वारा खींच के बाहर निकाल लेते हैं और जब फाइबर सेपरेट हो जाता है तब उस फाइबर को हम यार्न्स के रूप में बदल सकते हैं। यानी उन फाइबर्स को हम स्पिनिंग की प्रोसेस करके धागे के रूप में बदल सकते हैं और उससे फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो जूट से ज्यादातर बैग्स, थैले, बोरे, रस्सियां, ये सारी चीजें बनती हैं। उससे बहुत, उसके अलावा ऑब्टेनिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न्स, यार्न से भी हम फैब्रिक बना सकते हैं। ये कैसे होता है? Once yarns are obtained from fibers, they can be used to make fabrics by various methods. Here we will discuss the two important methods by which fabrics can be obtained from yarns. धागों से हम कपड़ा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए दो प्रोसेसेस होती हैं। एक तो होता है बच्चों वीविंग और एक होता है निटिंग। तो वीविंग का मतलब होता है बंधाई, ये एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है। और निटिंग के बारे में आप सभी जानते हैं, अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। वीविंग क्या है? वीविंग का मतलब कि यार्न्स को वीव कर देना या बांध देना। द प्रोसेस बाय विच टू सेट्स ऑफ यार्न्स आर अरेंज्ड टुगेदर टू ऑब्टेन अ फैब्रिक इज नोन एज वीविंग। अगर किसी भी धागे को, दो धागों को ऐसे अरेंज किया जाए कि जिससे फैब्रिक बनना शुरू हो जाए तो उसको हम बंधाई कहते हैं। तो वीविंग जो है वो जनरली लूम्स से होती है ना। अब वो लूम्स जो है वो आपके ये तरीके का है ना, इसको हम कहते हैं लूम, इस मशीन को। अब ये दो तरीके का हो सकता है, या तो हैंडलूम और या पावर लूम। तो हैंडलूम शब्द जब मैं बोल रही हूँ, आप सभी ने हैंडलूम शब्द सुना है। हैंडलूम शब्द क्या है? ऐसी मशीन से की गई बंधाई जो हाथ से चलाई जाती हो। हैंडलूम का मतलब जहाँ पे व्यक्ति खुद हाथ से उस मशीन को चला करके उस धागों की बंधाई करता है और उसके बाद फैब्रिक बनते हैं, उन्हें हम हैंडलूम फैब्रिक कहते हैं। वहां पे इंसान की मेहनत ज्यादा लगती है, इसलिए हैंडलूम के कपड़े जैसे कि खादी इस समय पे बहुत कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में हैंडलूम वाले कपड़े जो है वो बहुत महंगे आते हैं और आज के समय में इतने महंगे हो गए हैं क्योंकि वहां पे उसके लिए ज्यादा आदमियों की जरूरत है, कम टाइम में, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कपड़ा कम बन पाता है, प्रोडक्शन उतना तेज नहीं होता, इसलिए महंगा भी बहुत ज्यादा होता है। तो साधारण आदमी के, बिल्कुल साधारण आदमी इस तरीके के कपड़े ज्यादा नहीं पहन सकता। और पावर लूम जो है उसमें क्या होता है कि मशीन जो है वो चलती है। हैंडलूम्स का मतलब ये है कि हैंड्स के द्वारा वो पावर हो रही है, और पावर लूम का मतलब है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है, उसके लिए बिजली का उपयोग करके उस मशीन को चलाया जा रहा है। तो जब बिजली का उपयोग करके उस मशीन को चलाया जाएगा तो वो आपकी पावर लूम कहलाएगी। ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस है बच्चों निटिंग यानी कि बुनाई। हमने बंधाई के बारे में बात कर ली, अब दूसरी प्रोसेस है बुनाई। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऐसा आपने अपने घर में
अपने आस पड़ोस में बहुत बार देखा होगा माताओं बहनों को स्वेटर बुनते हुए, जिसमें 2 सलाइयों का यूज होता है। स्वेटर बनाते हुए आपने देखा होगा, स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि स्वेटर कैसे बनाया जाता है, ऊन से सॉक्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब सिखाया जाता है। तो क्या आपने कभी किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है ना? अगर देखा है तो आपको पता है कि जो निटिंग होती है, जो बुनाई होती है, कैन बी डन यूजिंग मोर देन 1 yarn। वो एक से ज्यादा धागे से भी हो सकती है और एक ही धागे का यूज करके भी बुनाई हो सकती है। लेकिन जो मिनिमम नंबर ऑफ यार्न्स है, यानी ऊन का एक गोला, कम से कम एक गोला जरूरी है किसी भी बुनाई को करने के लिए। और अगर उसको कलरफुल बुनाई करनी है, कोई डिजाइनर बुनाई करनी है, तो उसके लिए एक से ज्यादा धागों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो द प्रोसेस इन विच फैब्रिक कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली 1 yarn इज कॉल्ड निटिंग। जब किसी एक ही धागे का इस्तेमाल करके फैब्रिक बनाया जाए तो उसको हम निटिंग कहते हैं, है ना? और अगर आप देख रहे हैं कि आपने कभी स्वेटर को उधेड़ना, जिसको हम कहते हैं कि एक धागे को खींचने से पूरा का पूरा फैब्रिक ही निकल आए, पूरा का पूरा फैब्रिक ही खुल जाए, अनटेंगल्ड हो जाए, है ना? तो आप क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा फैब्रिक जो है वो निकल के अलग हो गया, है ना? एक धागा खुला और आपने देखा कि पूरा का पूरा स्वेटर ही उधड़ गया। तो ये क्या हो रहा है? वो सिंगल यार्न से बना हुआ फैब्रिक होता है, जिसका एक धागा खींचने से पूरा का पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा कपड़ा एक ही धागे से बना हुआ था, तभी एक धागा खींचने से वो कपड़ा खराब हो गया। तो इसी तरह से वीविंग और निटिंग, ये सब हाथ से भी होती है और मशीन से भी आजकल बहुत ज्यादा पैमाने पे होती है। बल्कि हाथ से हम ये कहेंगे कि अब बहुत से लोग हाथों से नहीं करते, पर मशीन से बने हुए स्वेटर्स, कपड़े, ये सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपका क्लोथिंग इंडस्ट्री, जो हमारे वस्त्र उद्योग जिसे हम कहते हैं, वस्त्र उद्योग, इसका इतिहास है। ये शुरुआत में आप सभी को पता है कि आदि मानव जो था वो कैसा था? स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। आदि मानव था जो पत्ते पहनता था, पेड़ों की छाल पहनता था, जानवरों की खाल पहनता था। किसके रूप में? कपड़े के रूप में, अपने शरीर को ढकने के लिए। और ये हम ऐसे तो देख नहीं सकते, तो आपने नेशनल जियोग्राफिक पे या डिस्कवरी चैनल पे ये सारी चीजें कभी ना कभी देखी होंगी। तो उसमें क्या देखते हैं हम कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये आपको डिटेल दिखाते हैं कि आदि मानव का जीवन कैसा था, प्रिमिटिव मैन जो था वो कैसा था। तो प्रिमिटिव ह्यूमंस जो थे, जो आदि मानव थे, वो अपने शरीर को कैसे ढकते थे? वो अपने शरीर को ढकने के लिए दे यूज्ड ट्री लीव्स, पेड़ के पत्तों को, बार्क्स एंड एनिमल स्किन एज देयर गारमेंट्स। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हर जगह पे है, लेकिन अभी भी कुछ आदिवासी एरिया हैं जहाँ पे मतलब जहाँ पे जो हम एडवांस ह्यूमंस हैं उनका आना जाना बिल्कुल रोक है, वहाँ पे वो हम लोग नहीं आ जा सकते। तो हम टीवी में तो नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ, अंडमान निकोबार की तरफ एक आइलैंड है जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको अब सरकार द्वारा सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। उनको बिल्कुल भी जमाने के बारे में कुछ नहीं आता पता, और वो बिल्कुल आदि मानवों की तरह ही अभी भी रहते हैं। लेकिन उनको हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी हम लोगों के जैसे इंसान वहां पे नहीं जा सकते, है ना? तो वो लोग बिल्कुल, उन लोगों को किसी चीज का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी एडवांस हुई दुनिया, लेकिन उन तक वो एडवांसमेंट नहीं पहुंची। उनको अब सरकार ने पता लगाया कि हाँ वहां पे लोग रहते हैं तो उन तक सुविधाएं पहुंचाएंगे, लेकिन उनको खुद को वो चीज कुछ भी नहीं पता। तो जो ह्यूमंस है ना, जब हम धीरे धीरे सिविलाइज्ड होने लगे, आदि मानव जब धीरे धीरे सिविलाइज्ड होने का मतलब कि जब सभ्यता आने लगी, जब उनको समझ आने लगा कि हम, क्योंकि हमारे पास भगवान ने क्या दिया है? ब्रेन, और ब्रेन का यूज करके आदि मानव जो है वो मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रिमिटिव मैन जो था वो आज के
मानव के रूप में बदल गया है ना, तो उसमें क्या हम लोगों के दिमाग, हम लोग का दिमाग जो है, जो सबके पास, हर जानवर के पास नहीं है पर इंसान के पास है। तो ह्यूमंस बिकेम मोर सिविलाइज्ड, हम धीरे धीरे ज्यादा सभ्य होते चले गए। हमने क्या करा, दे स्टार्टेड टू वीव, हमने बुनाई करना शुरू किया, मेकिंग मैट्स, हमने चटाइयाँ बनानी शुरू की, हमने बास्केट्स बनाने शुरू किए विद द हेल्प ऑफ ड्राई ग्रास एंड पिग्स। आपने कई बार देखा होगा, गांवों में ज्यादा देखने को मिलता है कि जो सड़क के किनारे किनारे बड़े बड़े झाड़ियां लगी होती थी, उससे घुमा घुमा के सुंदर सुंदर सी डलिया बना देते थे, बास्केट्स बना देते थे, है ना। अभी भी होता है, लेकिन अभी आपको शहरों में तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगा, पर गांव से कभी आप देख सकते हैं। हो सकता है आपकी मदर लोगों को पता हो, या दादी लोग जरूर बनाती रही होंगी, तो उनसे आप इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और उनके पास अगर पुराना कोई पड़ा हो तो वो आपको दिखा भी सकती हैं। फिर धीरे धीरे इंसान ने क्या करा, मेक यार्न्स, उन्होंने धागे बनाने सीखे। किससे? एनिमल फ्लीस से, है ना। जो जानवरों की फ्लीस होती थी उससे उन्होंने धागा बनाना सीखा। उन्होंने बेलों से धागा बनाना सीखा, कॉटन देखा, कॉटन का यूज करना सीखा। ये एनिमल फ्लीस है ना, ये आपको किसी टाइगर या टाइग्रेस की खाल दिखाई पड़ रही है, ये कॉटन है ना। तो धीरे धीरे उन्होंने बनाना सीखा, और बनाते बनाते क्या हुआ, इस तरह से कपड़ों का आविष्कार हुआ, है ना। तो जब हम पुराने भारत की बात करते हैं, इन एंशिएंट इंडिया, the people used to wear fabrics made up of cotton that was cultivated along the banks of river गंगा। जो हमारा पुराना भारत था, उसमें हमने देखा कि गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में कपास की खेती होती थी। तो वहां पे उसके आसपास जो लोग रहते थे वो कॉटन का ही कपड़ा पहनना पसंद करते थे, है ना, क्योंकि वहां पे उसी चीज की अवेलेबिलिटी थी। तो इस तरह से भारत जो है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। जो कपास की खेती होती थी उसमें भारत भी आगे था। फिर हमने एक दूसरा फैब्रिक आया, एंशिएंट इजिप्ट के इतिहास में अगर देखा जाए तो वहां पे कॉटन के साथ साथ एक और प्लांट को यूज किया जाता था जो कॉटन के जैसा था, जो आपको नेचुरल फाइबर्स देता था। अब ये हो गई इजिप्ट के इतिहास की बात। वहां पे देखा कि कॉटन के जैसा एक दूसरा फाइबर यूज हो रहा है, और वो जो है वो नील नदी के तट पर इस्तेमाल होता था, और उस फैब्रिक का नाम था फ्लैक्स। तो वहां पे जो मिस्र देश था, मिस्र में, प्रिमिटिव मिस्र में क्या होता था कि वस्त्रों को बनाने के लिए रुई का तो इस्तेमाल होता ही था, कॉटन का तो यूज होता ही था, उसके साथ साथ वहां पे फ्लैक्स की भी खेती होती थी, और ये खेती होती थी नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। प्राचीन काल में आप सभी को पता है कि सिलाई करना तो किसी को आता नहीं था। उस समय पे लोग क्या करते थे कि बिना सिले हुए कपड़े, बिना, जैसे कपड़े बनाना तो उन्होंने सीखा, पर सिलाई करना नहीं आया, तो कोई सिलाई नहीं कर सकता था, तो वो नॉर्मल जो कपड़े होते थे उसी कपड़ों को डायरेक्ट वो पहन लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे सुई का आविष्कार हुआ, है ना। फिर मनुष्य ने सिलाई करनी सीखी, उसके बाद अलग अलग पहनने के लिए कपड़े। और आज का समय तो एकदम अलग है, हम जितनी वैरायटी का कपड़ा मार्केट में देखते हैं वो सब क्या है, हम लोगों के ही विकास का परिणाम है। स्टिचिंग पहले के जमाने में लोग जानते नहीं थे, स्टिचिंग जिसे हम सिलाई कहते, तो पीपल यूज टू वेयर द कंप्लीट फैब्रिक अराउंड देयर बॉडी, पूरा का पूरा कपड़ा ही अपने शरीर पे वो ओढ़ लिया करते थे। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास हुआ, साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, इन्वेंशन हुआ सिलाई मशीन का, सुई का आविष्कार हुआ, क्लोथ्स फिर पॉपुलर हो गए, सिले जाने लगे सिलाई मशीन के द्वारा। द इन्वेंशन ऑफ द सीइंग नीडल वाज अ माइलस्टोन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सुई का आविष्कार जो है वो वस्त्र उद्योग में ये एक माइलस्टोन की तरह काम करता है। जब सुई का आविष्कार हुआ तो उससे क्या हुआ, उससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा ग्रोथ पे आ गई, यानी कि कपड़ा वस्त्र उद्योग जो है वो बहुत ज्यादा पैमाने पर होने लगा।
और अगर हम बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो पहले भी इस्तेमाल होते थे और अभी भी उनका इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि हजारों सालों से नेचुरल फाइबर्स जो है वो अपैरल्स के लिए और फैशनिंग के लिए यूज होते रहे हैं और वो नेचुरल फाइबर्स अभी भी अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं। या सिल्क, जैसे सिल्क है तो सिल्क का कोई तोड़ नहीं है, सिल्क का मुकाबला किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कपड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि सिल्क की जो क्वालिटी है वो किसी दूसरे कपड़े में नहीं आ सकती। जितना सॉफ्टनेस सिल्क में है उतना किसी दूसरे कपड़े में नहीं है। उसी तरह से अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन जो नेचुरल कॉटन है, जितना ठंडक उस कपड़े में है उतना ठंडक कोई दूसरा आर्टिफिशियल कपड़ा आपको नहीं दे सकता। उसी तरह से ऊन सिंथेटिक बहुत सारे आ गए मार्केट में, लेकिन जो नेचुरल वूल है उसका मुकाबला कोई भी सिंथेटिक फाइबर आज तक नहीं कर पाया। तो ये समझने की बात है। द यूज ऑफ वूल डेट्स बैक टू ओवर, ये तो वूल का जो इतिहास है, ऊन का इतिहास, ये कहते हैं कि 4000 साल पुराना है। 4000 साल पहले से भी लोग वूल को यूज करते थे अपने शरीर को कवर करने के लिए। तो अगर हम मैन मेड फाइबर्स की और सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें जो रिलेटिवली न्यू है ना, तो ये केवल लगभग 100-150 साल पुरानी बात होगी जब सिंथेटिक फाइबर्स आए मार्केट में। और उसके बाद 4000 साल पहले से वूल यूज होता था, बहुत सालों पहले से कॉटन यूज होता था। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हम कहते हैं जिसको कृत्रिम कपड़े जो हैं वो मार्केट में बिल्कुल जब आधुनिक मानव था इस्तेमाल हुए, है ना। तो इस तरह से आपने वस्त्र का इतिहास जाना कि वस्त्र सामग्री का क्या इतिहास रहा, है ना। इसमें आपने देखा बच्चों कि प्राचीन काल में जो लोग पहनने के लिए क्या यूज करते थे, किस सामग्री का यूज करते थे, पाषाण काल जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल जब आदि मानवों का समय था उस टाइम पे लोग वृक्षों की छाल, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां, कुछ एनिमल्स की खाल, जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को वो ढक लिया करते थे। तो मनुष्यों ने क्या किया कि कृषि समुदाय में बसना जब वो आरंभ करने लगे, जब उन्हें शुरू करने लगे, तो उन्होंने देखा कि जो बेलें होती थी, पौधों की बेलें होती थी, वाइन्स की पतली पतली टहनियों को और बेलों को, घास को, बड़ी बड़ी जो घास उगाती थी उनको, उससे उन्होंने चटाइयां बनाना शुरू किया, उससे उन्होंने डलिया, टोकरी बनाना सीखा। फिर क्या किया, लोगों ने लताओं को और जंतुओं का ऊन और बालों को आपस में, मतलब विकास के क्रम में उन्होंने आपस में उसको ऐंठन दे करके लंबी लंबी लड़ियां बनाई, यानी कि उसका धागे बनाए, उसको बुन करके उन्होंने वस्त्र बनाए, है ना। जो शुरुआत में एकदम प्रिमिटिव इंडिया की अगर हम बात करें, आद्य भारतवासी जो है वो रुई से बने हुए कपड़े पहनते थे, है ना। जो कहाँ पर उगाई जाती थी, गंगा नदी के किनारों पर, तटवर्ती राज्यों में वो रुई उगाई जाती थी। उसी तरह से हमने अगर मिस्र की बात करी, इजिप्ट की बात करी, एंशियंट इजिप्ट की, तो वहां पे आप सभी को पता है कि मिस्र में नील नदी है। तो नील नदी के किनारों पर कॉटन तो यूज होता था, वहां पे फ्लेक्स नाम के पौधे की भी खेती होती थी, तो उससे भी प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता था और वो उसकी खेती जो है नील नदी के किनारों पर होती थी, है ना। उसी तरह से प्राचीन काल में किसी को सिलाई करना नहीं आता था, तो वस्त्र उद्योग में जो सबसे बड़ा माइलस्टोन आया, हम कहते हैं जिसको मील का पत्थर साबित हुआ, क्या चीज, सुई का आविष्कार जो है वो मील का पत्थर साबित हो गया, है ना। अब जब जैसे ही सुई बनी, आप सभी को पता है कि इंसान जो है, हम लोगों ने डेवलपमेंट किया बहुत ज्यादा, हमारे पास भगवान ने ब्रेन दिया था और ब्रेन का यूज करके मनुष्य आगे बढ़ता चला गया। तो उन्होंने देखा कि पहले नेचुरल फाइबर्स का यूज किया गया, नेचुरल फाइबर्स का यूज करके कपड़े बनाए गए, नेचुरल फाइबर्स से फैब्रिक बना, पूरे पूरे कपड़े बने। उसके बाद क्या हुआ कि कपड़ों को जब सुई का आविष्कार हो गया तब कपड़े सिले जाने लगे, उसके पहले कपड़े सिले नहीं जाते थे, उसके पहले पूरा का पूरा कपड़ा ही आदमी पहन लिया करता था। फिर क्या हुआ,
हजारों साल पहले से ही ये जो नेचुरल फाइबर से फैब्रिक बनने की कला है ये आ चुकी थी। और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स में हमने बात करी थी, जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, आजकल के टाइम में रेयॉन के कपड़े बहुत चल रहे हैं। तो रेयॉन जो आप टच में बहुत कॉटन सी फीलिंग आती है और लगता है कि बहुत नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है, वो प्योर सिंथेटिक फाइबर है जो केमिकल्स के साथ बनाया जाता है, केमिकल्स के साथ प्रोसेस करके बनाया जाता है। लेकिन अगर ऊन के इतिहास की बात करें बच्चों, तो रिसर्चर्स ये कहती हैं कि 4000 साल पहले से ही ऊन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने वस्त्र का इतिहास जाना कि किस तरह से कपड़े बने, किस तरह से सुई का आविष्कार हुआ, कैसे कैसे मनुष्यों ने कपड़े बनाए, बंधाई के बारे में जाना आपने, वीविंग के बारे में, बुनाई के बारे में जाना, नेटिंग के बारे में। तो घर में देखेंगे कि नेचुरल फाइबर से कैसे पुराने जमाने में डलिया बनती थी, बास्केट बनता था, जूट के कैसे बैग्स बनते थे। ये सब चीजें आप अगर अपने आसपास दैनिक जीवन में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को भी मिलेंगी। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।